आज भारत के हजारों साल के विशाल और गहरे इतिहास के एक सफर पर चलते हैं। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल की चाबी भी हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत का इतिहास महज एक बीती हुई कहानी है या फिर इसमें हमारे भविष्य को समझने का कोई राज छुपा है। आइए इस गहरे सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भारत के इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक बहुत बड़ी जीती जागती चादर की तरह देखना। एक ऐसी चादर जो हजारों सालों से अलग अलग धागों, नए नए रंगों और डिजाइनों से बुनी गई है, और हर एक धागे की एक अपनी अलग ही कहानी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस चादर के सबसे पुराने धागों से ही शुरू करते हैं। उस समय से जब भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की पहली नींव रखी जा रही थी। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। देखिए, एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय से सच कहूं तो बहुत आगे थी। सोचिए, सुनियोजित शहर, कमाल की जल निकासी व्यवस्था और एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और फिर दूसरी तरफ आता है वैदिक युग। ये टिका था मौखिक परंपराओं पर, वेदों पर और एक सामाजिक बनावट पर जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। यही वो पहले लेकिन सबसे मजबूत धागे हैं जिनसे हमारी कहानी की बुनाई शुरू होती है। आप देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वैदिक परंपराओं को लेकर एक असंतोष सा बढ़ने लगा, और इसी माहौल से दो महान धर्मों का जन्म हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने उस समय के कर्मकांडों को एक तरफ रखकर अहिंसा, करुणा और मन की शांति का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। तो अब कहानी में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक भव्य डिजाइन बनाने वाले हैं। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने और जहां ज्ञान और संस्कृति एक नए शिखर पर पहुंचे। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ा, और सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध की तबाही देखने के बाद उनका मन बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर शांति और नैतिकता का संदेश, जिसे धम्म कहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाया। अशोक के बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुप्त काल इतना खास क्यों था? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है ये शून्य, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये क्रांतिकारी सोच थी जिसने गणित और विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक ऐसा तोहफा था जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। पर बात सिर्फ शून्य तक ही सीमित नहीं थी। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, सुश्रुत जैसे सर्जन, कालिदास जैसे महान कवि और अजंता की गुफाओं के वो बेमिसाल कलाकार, ये पूरा दौर ही कमाल की बौद्धिक और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये धार्मिक सहनशीलता का भी समय था। अब भारत की इस कहानी में कुछ नए रंग और नए पैटर्न जुड़ने वाले थे। मध्ययुगीन काल में इस्लाम का आगमन हुआ, और इसके बाद जो हुआ वो टकराव से ज्यादा एक खूबसूरत सांस्कृतिक मिलन था। इस दौर को समझने के लिए ये एक शब्द बहुत जरूरी है, समन्वयवाद या सिंक्रेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो कुछ नया और अनोखा बनता है, और भारत तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये समन्वयवाद असल में दिखता कैसा था? ये हमें कुतुब मीनार और ताजमहल जैसी इमारतों में नजर आता है। ये हमें उर्दू जैसी जबान में सुनाई देता है जो कई भाषाओं से मिलकर बनी है, और ये हमें सूफी और भक्ति संतों के कलाम और भजनों में महसूस होता है, जिन्होंने ईश्वर से प्रेम का संदेश जाति धर्म से ऊपर उठकर दिया। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस खूबसूरत चादर के धागे खिंचने लगते हैं। औपनिवेशिक काल शुरू होता है और भारत अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत करता है। ये सब अचानक नहीं हुआ। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद वो यहाँ की शासक बन बैठी। जब 1857 का महान विद्रोह हुआ तो कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में आ गया, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अब ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए एक ऐसे विचार की जरूरत थी जो बिल्कुल अनोखा और बहुत शक्तिशाली हो, और वो विचार लेकर आए महात्मा गांधी। सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। ये बिना हथियार उठाए अहिंसा के रास्ते पर चलकर जुल्म का सामना करने का एक तरीका था। एक ऐसा तरीका जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी।
1947 में देश का बंटवारा हुआ और ये जो आंकड़ा है ये उसी कीमत का एक छोटा सा हिस्सा है। 1.5 करोड़। सोचिए जरा, 1,50,00,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो गए, अपने घरों से उजड़ गए। ये इंसानियत के इतिहास में हुए सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। और सिर्फ विस्थापन ही नहीं, इसके साथ आई भयानक हिंसा। अंदाजा है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आजादी की वो सुबह जितनी रोशन थी, उसकी परछाई उतनी ही गहरी और दर्दनाक थी। लेकिन इस तबाही के बाद भारत ने खुद को फिर से संभाला। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां एक प्राचीन सभ्यता एक नए, आधुनिक और जिंदा दिल लोकतंत्र में बदल जाती है। आज़ादी के बाद का सफ़र भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1950 में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू हुआ। 70 के दशक में हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं आपातकाल का एक मुश्किल दौर भी आया। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने देश को एक नई रफ्तार दी और आज भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। इसीलिए भारत सिर्फ एक देश या नेशन स्टेट नहीं है, ये एक सभ्यता राज्य है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी जड़ें आज की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, और यही इसकी सबसे अनोखी पहचान है। और इसी के साथ हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, जब भारत अपने भविष्य की चादर बुन रहा है, तो अतीत के कौन से धागे, सहनशीलता वाले, नई खोज वाले या फिर संघर्ष वाले, इसे सबसे ज्यादा मजबूती देंगे? इसका जवाब शायद हमें इतिहास में ही मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।